एडवाइजर्स के बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। और यकीन मानिए आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस जुलाई की इस सीरीज़ का बहुत ही अप टिल नाउ सेलिब्रेशन मोड सर कायम है और ये जुलाई काफ़ी अच्छा खासा रहा। और आशीष और मेरी जब आपसे पहली बातचीत हो रही थी इससे पहले तो हालात काफ़ी कमज़ोर थे। वी वर इन वॉर जोन, कमोडिटी प्राइसेस अगर आप देखें काफ़ी सब्सटेंशियली हाई थे, लेकिन वहाँ से लेकर यहाँ तक आते आते काफ़ी स्थिति बदली है। और कल फेड के 75 बेसिस पॉइंट के निर्णय के बाद सर अब इन लेवल्स पे आपको क्या लगता है, रिस्क एलिमेंट बाजार में काफ़ी कम हो गया है? रिवॉर्ड की अपेक्षाएं क्या इन्वेस्टर्स को रखनी चाहिए? आपका टेक सर। आप देखिए, एक दो चीज जो है वो अच्छी हो चुकी है, पॉजिटिव हो चुकी है। एक तो कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, तो अभी आशंका है कि इन्फ्लेशन जो है वो पीक हो गया है। हम लोग का अनुमान वही था कि जो यूएस में 9%, 9.1 का जो आंकड़ा आया था इन्फ्लेशन का, वो पीक है। उधर से इन्फ्लेशन नीचे आएगा और उसके कारण जो फेड का रेट्स है, कल 75 बेसिस पॉइंट जो एक्सपेक्टेड था वो आ गया। पर अगले मीटिंग्स में अब 75 से कम आएगा, शायद 50 करे और फिर 25 करने लग जावे। तो वो एक आशंका था, अभी वो थोड़ा कंसेंसस व्यू है और इसके कारण बाजार बढ़ गया है। दूसरा चीज जो ध्यान में रखना पड़ेगा कि एफआई सेलिंग काफी थी पिछले एक साल में। तो एफआई सेलिंग में अब जो एफआई का परसेंटेज ऑफ होल्डिंग था, एक तरह से उन लोग करीब 5% बेच चुके हैं जो उनके इंडिया का होल्डिंग था। और पिछले जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो लीमन क्राइसिस आया था, उसमें भी वो करीब 5-5.5% बेचने के बाद में उनका ना खरीदारी वापस शुरू हो गया था। तो वो एक है कि वो अब है ना, उनका सेलिंग जो है दिख रहा है कि कमजोर कम हो गया है सेलिंग। बीच बीच में थोड़ा बाइंग भी आ रहा है। तो यदि अपने देखे तो किस स्थिति में उनका परचेजिंग चालू हो जाएगा, तो जो डॉलर स्ट्रेंथ था, अभी तक अपने डॉलर देखे, डॉलर एकदम स्ट्रांग हो गया है। डीएक्सवाई इंडेक्स 107 पे आ गया है। डॉलर वर्सेस यूरो नियरली पैरिटी हो गया था। तो हम लोग का अनुमान है कि डॉलर स्ट्रेंथ अब एक तरह से पीक हो गया है, तो यहाँ से डॉलर और स्ट्रेंथन नहीं होएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी जो फेड का इंक्रीज है वो कम हो जाएगा। यदि डॉलर स्ट्रेंथन नहीं होता है तो इमर्जिंग मार्केट को फ्लो चालू हो जाएगा, तो एफआई का जो सेलिंग है वो भी कम हो जाएगा। तो ये दो पॉजिटिव है जो ध्यान में रखना पड़ेगा, जो मार्केट के लिए एक तरह से अच्छे हो गए हैं। पॉजिटिव्स हैं तो गुड मॉर्निंग सर, ज्योति सर। अच्छा, एक चीज फिर आप बताओ, ये जो मूव आए अच्छे खासे, अब हम ऑलमोस्ट 16,800 के लेवल्स पे खड़े हुए हैं ज्योति सर, और ये ऑलमोस्ट हो गया 1600, 1700, 1800 पॉइंट के आसपास का अपटिक। इसकी आपकी रीडिंग क्या है? ये मानूं कि एक करेक्टिव रैली है, एक रिवर्सल नहीं है? तो इसमें ना दो चीज देखना पड़ेगा। जब भी मार्केट करेक्ट होता है तो दो तरीके से करेक्ट होता है। एक होता है प्राइस करेक्शन, जो अपने को देखने मिला कि भाई एक तरह से 18,500 करीब है ना निफ्टी पीक हुआ था, तो वहां से करीब है ना 15,500 पे निफ्टी आ गया था। वो एक प्राइस करेक्शन था कि अच्छा खासा एक तरह से 3-3,500 पॉइंट निफ्टी में कम हो गया था। दूसरा होता है टाइम करेक्शन। सो नॉर्मली पहले प्राइस करेक्शन आता है, उसके बाद टाइम करेक्शन आता है। तो टाइम करेक्शन में क्या होता है, एक नैरो बैंड में मार्केट हिलते जाता है। और वो टाइम करेक्शन इसलिए जरूरी है कि वैल्यूएशन को है ना, यदि अपने को सही करना है, क्योंकि वैल्यूएशन महंगे थे, तो टाइम करेक्शन से हर महीना एक तरह से अर्निंग्स बढ़ते जाता है। तो सेम इंडेक्स 9 महीना बाद आता है, तो एक तरह से अपने को वैल्यूएशन सस्ते हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से बाजार अब अगला 6 महीना में ये टाइम करेक्शन जोन में है। तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, पर हो सकता है अगले मार्च में अपने को मोरलेस यही निफ्टी लेवल मिल जाएंगे, और उस टाइम पे फिर है ना वैल्यूएशन बहुत सस्ते हो जाएंगे। तो यहाँ से अभी तक है ना जो मार्केट देखते रहेगा, वो फेड का एक्शन देखते रहेगा। पर मेरे ख्याल से उससे ज्यादा है कि यूएस इकोनॉमी कितना स्लो होता है, क्या वहां पे रिसेशन हो जाता है, कितना स्लो डाउन होता है। और वहां स्लो डाउन हुआ तो है ना भारत की इकोनॉमी में भी कितने स्लो डाउन होता है। वो एक है ना ज्यादा महत्व है, डेटा पॉइंट जो सबको देखना चाहिए। सर ये जो अच्छा मूव, अच्छा मोमेंटम आया, अब इस मूव को आप इनकैश कर रहे हो क्या? इन रैलीज को आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं? तो देखिए, हम लोग इतना ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करते। हम लोग का तो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी है। पर हम लोग लास्ट ईयर से करीब 15-18% कैश पे बैठे थे। और
6 हफ्ता पहले हम लोग वो कैश थोड़ा कम कर दिए थे, तो अभी हम लोग अभी भी 10% कैश पे बैठे हैं, और एक तरह से बीच बीच में थोड़ा पोर्टफोलियो शफलिंग करते रहते हैं। तो एक दो सेक्टर है जो हम लोग है ना इस साल के लिए हम लोग को वो अच्छा लगता है, एक है बैंक्स और दूसरा है ऑटोस। तो एक तरह से हम लोग थोड़ा कैश कम किए थे, समझिए 6-8 हफ्ता पहले, पर फिर भी थोड़े कैश पे बैठे हैं कि जब भी मार्केट में कुछ भी पैनिक आवे तो लेने का मौका मिल जाएगा। ओके सर, ये आपने कैश कम कहाँ किया? मतलब अगर पिछले 3 महीने में आपका कन्विक्शन जहाँ पे था या तो और बढ़ गया, या फिर जिस पे कन्विक्शन नहीं था उस पे इस अर्निंग के सीजन में कन्विक्शन बढ़ गया, वो कौन से एक दो स्पेस है सर, जरा प्लीज हिंट दीजिएगा। हाँ, तो दो सेक्टर है जहाँ पे है ना हम लोग ने कैश को डिप्लॉय किया एक तरह से, जो हम लोग को पहले अच्छा नहीं लगता था पर अभी है ना हम लोग फोकस कर रहे हैं। एक है बैंक्स और दूसरा है ऑटोस। तो दोनों का यदि कारण देखें, बैंक्स में कारण बहुत सिंपल है कि पिछले 4-5 साल से एक तरह से क्लीन अप चल रहा था बैंक्स का। जो एनपीएल्स थे वो एनपीएल का प्रोविजन होते जा रहा था, और वो एनपीएल प्रोविजन अब एक तरह से वो क्लीन अप बैंक्स का खत्म हो गया है। तो अगले 2-3 साल में एनपीएल प्रोविजनिंग कम रहेगा पिछले 3 साल के कंपैरिजन में। तो उसके कारण बैंक्स में ना अपने भी यदि प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा रहेगा। दूसरा है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एक बार शॉर्ट टर्म के लिए बैंक्स का मार्जिन बढ़ जाते हैं, क्योंकि है ना लोन रीप्राइसिंग इमीडिएटली हो जाता है, उस पे ना इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ जाते हैं, पर जो डिपॉजिट्स है वो जब तक मेच्योर नहीं होते वो लोअर इंटरेस्ट रेट पे रहते हैं। तो इसलिए बैंक्स का है ना एक एनवायरनमेंट अच्छा हो गया था, तो बैंक्स एक एरिया है जहाँ पे हम लोग ने खरीदा। दूसरा है ऑटोज। तो ऑटोज में अपने देखे तो 5 साल से ऑटो ग्रोथ हो रहा नहीं है, और लास्ट पिछले 6-8 महीना से उनका मेन प्रॉब्लम था कि है ना वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे क्योंकि सेमीकंडक्टर का काफी इशू था। तो हम लोग का जो एनालिसिस था वो है कि सेमीकंडक्टर का इशू कम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि चला गया है, पर अब प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाएंगे तो इसके कारण है ना प्रोडक्शन बढ़ने के कारण सेल्स बढ़ेगा इनका। दूसरा है कि स्टील प्राइसेस कम हो गया, तो एक तरह से प्रोडक्शन बढ़ेगा उसके कारण मार्जिन भी बढ़ेगा, और दूसरा स्टील प्राइसेस भी कम हो गया, तो अगले क्वार्टर से उसका भी है ना देखने को मिल जाएगा कि ग्रॉस मार्जिन भी ये ऑटो कंपनी के बढ़ जाते हैं। तो ये दो सेक्टर है जिसमें हम लोग खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि मैं अगर आपका कन्विक्शन मैंने जान लिया, लेकिन इस बाजार ने भी कुछ स्पेस पे बहुत अच्छा कन्विक्शन दिखाया है और वो अर्निंग से विजिबल है। जब हम सब इस साल की जब बजट स्पीच सुन रहे थे और जैसे ही वो कैपेक्स का आंकड़ा वित्त मंत्री जी ने एक्सप्रेस किया था, उसके बाद पूरा बाजार कैपिटल गुड्स पे फोकस कर रहा था। और वो टाइम है और आज का टाइम है, कैपिटल गुड्स ने काफ़ी पैसा बना के दिया। एबीबी, सिमेंस को देखिए, एलएनटी कुछ चूक गया कुछ कारणों से, बट एलएनटी के नंबर्स भी आपने 2 दिन पहले देखा होंगे। सर, इस स्पेस में स्पेशली जो हमारे व्यूअर्स इन्वेस्टेड हैं, पैसा बना के बैठे हैं, उनको क्या करना चाहिए? पैसा बना भी है और बनने की कितनी गुंजाइश है, और आपका कन्विक्शन इस स्पेस में कितना है? तो कैपिटल गुड्स में हम लोग का कन्विक्शन काफी हाई है, तो ये हम लोग एक तरह से अर्ली एंट्रेंट थे कैपिटल गुड में, क्योंकि हम लोग 2020 से ना कैपिटल गुड का ओवरवेट हो रखे हैं। अभी कैपिटल गुड का एक बहुत बड़ा विशाल सेक्टर है, तो है ना वो कैपिटल गुड में क्या चीज काफी है ना, कोई अर्ली मूवर्स होते हैं कैपिटल गुड्स में जो अर्ली साइकिल प्लेज होते हैं, कोई लेट साइकिल प्लेज होते हैं। पर एक चीज जो कैपिटल गुड में याद रखने का है कि कई स्टॉक्स 2008 के पीक से अभी तक कोई रिटर्न नहीं दिए। वहां पे कई स्टॉक्स मिल जाएंगे जो 2008 के भाव से भी अभी कम चल रहे हैं। तो है ना पिछले एक तरह से 11-12 साल में कोई रिटर्न नहीं बना, और जब साइकिल टर्न होएगा तो यहाँ पे अर्निंग्स मोमेंटम ज्यादा रहेगा, क्योंकि ना मार्जिन में ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत मिल जाएगा। तो हम लोग है ना कैपिटल गुड्स एक तरह से 2 साल से खरीद के रखे हैं, कुछ भी बेचे नहीं है। कई स्टॉक्स में अच्छी कमाई हुई है, रिटर्न से ना 2x 3x भी हुए हैं। तो एक हम लोग कैपिटल गुड्स पे ध्यान दे रहे हैं वो पाइप सेक्टर, दूसरा है बेरिंग सेक्टर, कि भाई ये दो चीज पे हम लोग का काफी ध्यान है कैपिटल गुड में। और रिटर्न काफी बने हैं, पर अगले 2-3 साल में अच्छा रिटर्न बनने का गुंजाइश है, क्योंकि दो चीज अपने को देखना पड़ेगा। एक तो फिस्कल डेफिसिट जो है गवर्नमेंट काफी हाई रख रखी है, और वो एडिशनल पैसा उन लोग कैपेक्स के लिए स्पेंड कर रहे हैं, और ये इंडिया में ही नहीं है, ये है ना यूएस में भी यही स्कीम है कि भाई ग्रोथ रिवाइवल के लिए गवर्नमेंट को कैपेक्स करना पड़ेगा।
और दूसरा है कि अभी गवर्नमेंट का कैपेक्स आते रहेगा तो यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ते हैं, तो उसके बाद प्राइवेट कैपेक्स आने की उम्मीद है। तो हम लोग का अनुमान है कि अगले 15-18 महीने में प्राइवेट कैपेक्स भी जोर से चालू हो जाएगा। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग की, कैपिटल गुड्स को है ना ऑर्डर मिला, उसके बाद प्राइवेट कैपेक्स भी चालू हो गया, तो ऑर्डर बुक काफी मजबूत हो जाएगी और वो फिर उसका अपने को रिजल्ट देखने मिल जाएगा अर्निंग्स में और प्रॉफिट्स में। तो हम लोग के लिए अगला 2-3 साल में कैपिटल गुड्स एक अच्छा स्पेस है। ज्योति सर, थैंक यू सो मच आज सुबह सुबह जुड़ने के लिए, बहुत बढ़िया तरीके से अपने व्यूज प्रेजेंट करने के लिए। इस बीच कुछ स्टॉक्स हरकत में आ रहे हैं। दिवीज लैब्स देखिए जरा स्क्रीन पे, बढ़िया मूव, और निफ्टी अब तेजी जो है 1.25%